हेलो दोस्तों, मैं हूं एजुकेटर शुभम पांचाल और स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लेकर आए हैं झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में पूर्व में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह। आज हम जो पार्ट देखने वाले हैं वो आज है हमारा सन 2000 में जो पेपर आया था प्रीलिम्स का, उसका हम देखने वाले हैं पार्ट नंबर 1। तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। वीडियो को शुरू करने के पूर्व मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। हमारे द्वारा कुछ पेड कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जो ऑल सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस फॉर यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस, फॉर यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस एवं बीपीएससी की आप प्री एवं मेन की तैयारी हमसे जुड़कर कर सकते हैं। यदि आप हमारे पेड कोर्सेज को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 9696066089 या 8564880530 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप टेलीग्राम करने पर दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, सर्च कीजिए @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह शुरू किया? अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण या खेड़ा? तो देखिए महात्मा गांधी पर क्वेश्चन है। जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आए थे तो उन्होंने शुरू किया था चंपारण से सत्याग्रह। ध्यान रखिएगा 1917 से। कब से शुरू किया था? 1917 से। ध्यान रखिएगा चंपारण जो बिहार है उसमें नील की खेती करने वाले जो किसान हैं उन पर जो यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा था उसके खिलाफ इन्होंने यह सत्याग्रह शुरू किया था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि हम देखें कि निम्नलिखित स्थानों में से महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह शुरू कब किया था, कहाँ से किया था? तो चंपारण से किया था। चंपारण कहाँ है? बिहार में है। और कब किया था? 1917 से किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका नंबर 2, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? देखिए झारखंड में संथाल विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। जयपाल सिंह ने, मास्टर तारा सिंह ने, शिबू सोरेन ने, सिद्धू व कान्हू ने। तो आप सभी को ज्ञात होगा सिद्धू व कान्हू द्वारा संथाल विद्रोह शुरू किया गया था। इनके साथ में दो व्यक्ति और थे, एक थे आपके चांद और एक थे आपके भैरव। ध्यान रखिएगा चांद और भैरव ने भी क्या किया था? इसका विद्रोह यह विद्रोह शुरू किया था। और इसका क्षेत्र कौन सा था? जो भागलपुर के निकट जो राजमल की पहाड़ियां हैं जिनको कहा जाता है दामन एक कोह। ध्यान रखिए उनको क्या कहा जाता है? दामन एक कोह कहा जाता है। और यह विद्रोह किसके कारण था? तो उसका मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में बताता हूं कि जो भू राजस्व व्यवस्था थी, वहां की जो भू राजस्व अधिकारी थे वो जो उनके द्वारा जो दुर्व्यवहार किया जा रहा था, जो जमींदारी साहूकारी व्यवस्था द्वारा जो विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए जा रहे थे उनके खिलाफ संथाल विद्रोह लाया गया था। तो ध्यान रखिएगा संथाल विद्रोह लाया गया था। और कब शुरू हुआ था यह? 30 जून 1855। ध्यान रखिएगा 30 जून 1855 में यह शुरू हो गया था। और ध्यान रखिएगा इसमें करीबन देखा जाए तो जो 40 रेजिमेंट नेटिव इन्फेंट्री के साथ साथ युद्ध में लगभग 15,000 संथाली भी मारे गए थे। तो बहुत बड़ा एक इतिहास में विद्रोह माना जा सकता है संथाल विद्रोह, इसको जरूर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3, ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से रैयतवाड़ी प्रथा लागू की गई थी? बंगाल प्रेसिडेंस में, मद्रास प्रेसिडेंस में, बॉम्बे प्रेसिडेंस या बॉम्बे व मद्रास प्रेसिडेंस में? तो क्वेश्चन है रैयतवाड़ी प्रथा की बात कर रहे हैं तो आप सभी को ज्ञात होगा कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो बंगाल एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में शुरू की गई थी। और ब्रिटिश शासन के दौरान भी ध्यान रखिएगा जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसको राज्य की आय का प्रमुख स्रोत माना जाता था। ध्यान रखिएगा तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ से शुरू की गई थी? तो वह की गई थी आपकी बॉम्बे एवं मद्रास प्रेसिडेंसी से शुरू की गई थी। ध्यान रखिएगा कहाँ से शुरू की गई थी? बॉम्बे एवं मद्रास प्रेसिडेंसी से शुरू की गई थी। अब इस जो व्यवस्था है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है उसको लागू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? कर्नल रीड। ध्यान रखिएगा कर्नल एक थे आपके कर्नल रीड और एक और व्यक्ति थे आपके कर्नल रीड के बाद, एक थे आपके कर्नल रीड और दूसरे व्यक्ति थे आपके मुनरो। इन दोनों को रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने का श्रेय किया जाता है। ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा जरूर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 4, निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानना है। देखिए सही जोड़ी दे रखी है, एक तरफ संप्रदाय दे रखे हैं, एक तरफ क्षेत्र दे रखे हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं एक तरफ संप्रदाय और एक तरफ क्षेत्र दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। देखिए चिश्ती की बात करें तो चिश्ती दिल्ली और दोआब वाला क्षेत्र बिल्कुल सही है, चिश्ती संप्रदाय। और यदि क्षेत्र की बात करें तो दिल्ली और दोआब बिल्कुल दोनों सही है। सुहरावर्दी की सही बात करें तो सुहरावर्दी सिंध क्षेत्र बिल्कुल राइट आंसर है। यदि हम ओलिया संप्रदाय की बात करें तो ओलिया संप्रदाय सही है परंतु मध्य प्रदेश इसका गलत दिया गया है। ध्यान रखिएगा इसका मध्य प्रदेश गलत दिया गया है। तो इसमें क्या राइट आंसर होगा? मध्य प्रदेश की जगह ओलिया जो संप्रदाय था वह था आपका दिल्ली। कहाँ पर? दिल्ली क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है
दिल्ली क्षेत्र का अंतर्गत हो जाएगा। और जो चौथा दे रखा है फिरदौसी, ये है आपका बिहार। तो यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा युग्म गलत है, तो ध्यान रखिएगा थर्ड वाला युग्म यहाँ पर गलत है। और ओलिया जो है, ओलिया संप्रदाय, ध्यान रखिएगा ओलिया संप्रदाय की यदि बात करें तो ओलिया संप्रदाय का जो क्षेत्र था वो ना कि मध्य प्रदेश था, वो था आपकी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर आपका थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 5, सिंपल सा क्वेश्चन है हिस्ट्री का। किस शासक को ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करने का श्रेय दिया जाता है? देखिए जो ग्रांड ट्रंक रोड है उसका निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है, आप सभी को ज्ञात होगा, शेरशाह सूरी को दिया जाता है। लगभग ध्यान रखिएगा शेरशाह सूरी को ही दिया जाता है। ध्यान रखिएगा शेरशाह सूरी ने ये शुरू कराई थी, और बंगाल से लेकर वो आगरा, दिल्ली, लाहौर होते हुए सिंध तक था ये मार्ग, और इसे ग्रांड ट्रंक रोड भी कहा जाता था। इसमें 2 मार्ग थे, ध्यान रखिएगा अलग अलग, आप सभी को ज्ञात होगा। तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसका सिंपल सा एक राइट आंसर है शेरशाह सूरी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 6। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रथम मुस्लिम विद्वान कौन था? इब्न बतूता, अल बरूनी, अमीर खुसरो या फरिश्ता? तो सही उत्तर है इसका आपका अल बरूनी। कौन सा आपका राइट आंसर इसका, अल बरूनी। यदि हम महमूद गजनवी की बात करें तो देखिए महमूद जो गजनी है वो गजनवी वंश का एक शासक था, या उसको बोलते हैं यमीनी वंश, ध्यान रखिएगा इसका दूसरा नाम है यमीनी, ये भी पूछ चुके हैं कई बार। या गजनवी वंश या यमीनी वंश का एक शासक था जिसने लगभग 1001 ईस्वी से 1025 ईस्वी तक, कब तक, 1001 ईस्वी से लेकर 1025 ईस्वी तक करीबन 17 बार भारत में 17 बार भारत को लूटा। यहाँ पर कई प्रकार के राजाओं को हराया, मंदिरों को लूटा, जिसमें से एक सबसे प्रसिद्ध लूट थी 1025 की सोमनाथ मंदिर की लूट। क्वेश्चन अगर आ गया कि 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था, और उस समय सोमनाथ का शासक कौन था, तो सोमनाथ का शासक था उस समय भीम प्रथम, और किसने लूटा था, महमूद गजनवी ने उसे लूटा था। और इसी के समय मुस्लिम विद्वान अल बरूनी, ध्यान रखिएगा उसके समय जो मुस्लिम विद्वान है अल बरूनी वह भारत भी आया था। तो क्वेश्चन था कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन सा था, अल बरूनी। मैंने आपको अल बरूनी की चीज़ें बताई और महमूद गजनवी के बारे में ही कुछ क्वेश्चन आप इस वीडियो को देखकर सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 7। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए अष्टाध्यायी के रचिता पाणिनि है, आप सभी को ज्ञात होगा। अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ है। सबसे पहली बात तो आपको याद होना चाहिए अष्टाध्यायी क्या है। तो अष्टाध्यायी एक क्या है आपका ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है आपका, व्याकरण ग्रंथ है। ध्यान रखिएगा व्याकरण ग्रंथ, अष्टाध्यायी एक आपका व्याकरण ग्रंथ है जो वैदिक संस्कृत का जो आकार की शब्द है, वास विन्यास या शब्दार्थ है, उसको समझाने के लिए उपयोगी माना जाता है। ध्यान रखिएगा यदि इसके बारे में बात करें तो पाणिनि में अष्टाध्यायी सुना होगा आप, जिसमें अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्याय वाला, जिसके प्रत्येक अध्याय में लगभग 4 उपाध्याय भी माने जाते हैं। और यह व्याकरण ग्रंथ की बात करें या अष्टाध्यायी की बात करें तो ये किस शताब्दी में लिखा गया था, तो लगभग यह 4वीं से 5वीं ईसा शताब्दी में लिखा गया था। ये आपको याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन था कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है, तो अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखी गई है। और कैसा ग्रंथ है ये, व्याकरण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 8। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसके क्रोध सिद्धांत व दर्शन हैं? बौद्ध, जैन, सिख या वैष्णव? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जैन मत। बिल्कुल राइट आंसर इसका जैन मत। देखिए अनेकांतवाद की बात करें तो अनेकांतवाद जो सिद्धांत और दर्शन है वह है आपका जैन मत का। देखिए यदि हम दर्शन क्षेत्र की बात करें तो जैन धर्म में लगभग 3 सिद्धांत दिए गए थे। पहला सिद्धांत था आपका अनेकांतवाद, जो यहाँ पर पूछा गया है अनेकांतवाद। दूसरा सिद्धांत था आपका एक केंद्रीय सिद्धांत, और तीसरा एक था आपका वो सापेक्षता, जिसको बोलते नहीं, माफ़ कीजिएगा, जो दूसरा सिद्धांत था वह था आपका स्यादवाद। ध्यान रखिएगा दूसरा सिद्धांत कौन सा था आपका, स्यादवाद, स्यादवाद। और तीसरा सिद्धांत था आपका कौन सा, आपका न्यायवाद। ध्यान रखिएगा तीसरा सिद्धांत था आपका न्यायवाद। मैं आपको पूर्ण डिटेल देता हूं, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से इसको रिवीजन करना है। ध्यान रखिएगा बिल्कुल डिटेल्स में हमारे द्वारा इसको समझाया जा रहा है। तो अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसके क्रोध सिद्धांत व दर्शन है, तो आपको याद होना चाहिए जैन मत के क्रोध व सिद्धांत दर्शन है, जिसमें तर्क और विचार को सापेक्षता से देखना चाहिए, और यही इसका एक दर्शनवाद के रूप इसलिए यही इसका एक दर्शन के रूप में माना जाता है। तो अनेकांतवाद जैन मत से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, जिसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। देखिए कई बार पूछ चुके हैं, कालानुक्रम बताना है आपको, इसमें सही कौन सा है आपका, शंकराचार्य रामानुज चैतन्य, रामानुज शंकराचार्य चैतन्य, या रामानुज चैतन्य शंकराचार्य, या शंकराचार्य या चैतन्य रामानुज? तो देखिए इसका जो सही है वो है आपका प्रथम वाला, शंकराचार्य रामानुज और चैतन्य। ध्यान रखिएगा शंकराचार्य रामानुज और
चैतन्य इसका सही है। देखिए शंकराचार्य जी की बात करें तो शंकराचार्य जी आए थे आपके लगभग 788 से लेकर 820 ईस्वी तक का समय काल में। यदि हम रामानुज की बात करें तो रामानुज 12वीं शताब्दी में, और चैतन्य की बात करें तो चैतन्य आए थे हमारे भक्ति आंदोलन के समय लगभग 1486 के समय काल में, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि शंकराचार्य के बाद रामानुज, रामानुज के बाद चैतन्य। यदि हम शंकराचार्य जी की थोड़ी सी और बात करें तो ध्यान रखिएगा दक्षिण भारत के ये एक भारतीय दार्शनिक माने जा सकते हैं, विद्वान या भारत भक्ति जो आंदोलन के प्रणेता थे वो दक्षिण भारत के, वो इन्हें कहा जाता है शंकराचार्य को। और है ना, यदि हम रामानुज की बात करें तो रामानुज भी दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संघ थे, और ये किसके समकालीन थे, ध्यान रखिएगा रामानुज एक जो निम्बार्क थे, निम्बार्क देव, उनके समकालीन थे। और यदि हम चैतन्य की बात करें तो चैतन्य को याद ही होगा आपको, चैतन्य जी श्री कृष्ण के एक भक्त थे, और ये पश्चिम बंगाल में रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा। और इन्हें पश्चिम बंगाल के साथ में एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बंगाल का बोल सकते हैं आप इनको आधुनिक वैष्णववाद या धर्म का संस्थापक भी इनको कहा जाता है। तो चैतन्य जी के बारे में ध्यान रखिएगा ये कि बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद या गौड़ीय वैष्णव धर्म का संस्थापक भी चैतन्य को माना जाता है। तो क्वेश्चन था कि इसमें सही कालानुक्रम शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य का इसमें दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 10। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या सामवेद में? तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका अथर्ववेद। देखिए अथर्ववेद चौथा वेद है जिसकी रचना अथर्व ऋषि द्वारा की गई थी, आप सभी को ज्ञात होगा, जिसमें जादुई माया, वशीकरण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ब्रह्म ज्ञान, रोग निवारण तथा औषधि जैसे विभिन्न प्रकार के विषय इसमें दिए गए हैं। यदि अथर्ववेद की दो भाग, यदि हम माफ कीजिएगा, यदि हम इसकी दो बोल सकते हैं शाखाओं की बात करें तो अथर्ववेद की दो शाखाएं, एक है आपकी पिपलाद, ध्यान रखिएगा, एक है आपकी पिपलाद और दूसरी है आपकी शौनक, ध्यान रखिएगा, दूसरी कौन सी है आपकी शौनक है। तो ध्यान रखिएगा इसकी वेद की दो शाखाएं, एक है आपकी पिपलाद और एक है आपकी शौनक। तो अथर्ववेद मैं आपको बता चुका हूं अथर्व ऋषि द्वारा लिखा गया है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए कि जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है वह कौन सा है आपका अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, आपको बताना है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कब बनी या किस अधिनियम के तहत बनी? तो देख लीजिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 1935, भारतीय शासन अधिनियम 1919 का आधार बनी या 1909 का आधार बनी? यदि हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की बात करें तो उसका सही उत्तर है आपका द्वितीय वाला, ये थी आपकी भारतीय शासन अधिनियम 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ही इसका आधार बना था। देखिए यदि हम बात करते हैं भारत सचिव मॉन्टेग्यू की और भारतीय गवर्नर वायसराय की चेम्सफोर्ड की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा दो व्यक्ति थे, एक थे आपके मॉन्टेग्यू और एक थे आपके चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड जो थे वो भारतीय गवर्नर थे और भारत के जो सचिव थे वो थे आपके मॉन्टेग्यू। इन्होंने 8 जुलाई 1918, ध्यान रखिएगा 8 जुलाई 1918, 8 जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें जिसे कांग्रेसों के द्वारा उदारवादियों ने भारत का मैग्ना कार्टा कहा, जिसे इसका कांग्रेस का पुनः इसमें बंटवारा भी हो चुका था। और यह रिपोर्ट ही ध्यान रखिएगा भारतीय शासन अधिनियम 1919 का आधार बनी थी, जिसमें ध्यान रखिएगा इसमें क्या कहा गया था कि जो पहली बार जो प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था और केंद्र में जो द्विसदनीय व्यवस्था है उसकी बात यहाँ पर कही गई थी। तो पढ़ लीजिएगा, भारतीय संवैधानिक इतिहास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन आपको देखने को उसमें से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए कथन को विचार करना है तो कथन पढ़ना है। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादाभाई नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों में लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया गया और लखनऊ समझौता कंप्लीट हुआ। तो आपको बताना है कि इनमें से तीनों में से कौन सा सही है। तो देखिए द्वितीय सही है और है यहाँ पर आपका तृतीय सही है। ध्यान रखिएगा द्वितीय और तृतीय यहाँ पर दोनों का सही है, परंतु प्रथम वाला यहाँ पर गलत दिया गया है। यदि हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसका प्रथम अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में, ना कि कलकत्ता में। कहाँ पर हुआ था आपका? बॉम्बे में। और बॉम्बे में हुआ था और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। और किस भवन में हुआ था? तो वो हुआ था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में इनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। और आपको याद ही होगा 1885 में ए ओ ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना भी की गई थी। तो यदि ये इसमें गलत दे रखा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कोलकाता में हुआ, ये गलत था, बल्कि आप सभी को मेरे द्वारा ज्ञात कर दिया गया है कि यह
बॉम्बे में हुआ था। बाकी द्वितीय यहाँ पर दोनों सही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, और तीसरा भी यहाँ पर सही दे रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों में लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया और लखनऊ समझौता संपन्न किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 13। इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित, ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जनजातियों की संख्या है? आपको बताना है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या झारखंड। तो आप सभी को ज्ञात होगा इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मध्य प्रदेश है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश है। यदि हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो अनुसूचित जो जनजाति की लगभग कुल जनसंख्या देखें तो वह है आपकी 8.6%। और ध्यान रखिएगा प्रथम स्थान पर आता है आपका मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर आता है आपका महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर कौन सा आता है आपका महाराष्ट्र, याद रखिएगा, और तीसरे स्थान पर आता है उड़ीसा, और चौथे स्थान पर आता है आपका गुजरात आता है। तो ये क्वेश्चन था कि इनमें से राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या किस स्टेट में है? तो वह है आपके मध्य प्रदेश में। किस में है? मध्य प्रदेश में। और लगभग भारतीय संविधान में 212 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है। और वर्तमान में यदि हम देखें तो वर्तमान में लगभग 550, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में लगभग 550 जनजातियां भारतीय संविधान में है। ध्यान रखिएगा 550 जनजातियां भारतीय संविधान में दी गई हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 जो कि भूगोल से संबंधित है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? ग्रेट हिमालय की ऊंचाई बताना है आपको 8,850, 8,890, 8,815 या 8,880। तो देखिए ग्रेट हिमालय की ऊंचाई की बात करें तो ग्रेट हिमालय की जो ऊंचाई है वह आपकी 8,850 मीटर। बिल्कुल, ग्रेट हिमालय की यदि बात करें तो सबसे इसकी ऊंची है 8,850 मीटर। मतलब यहाँ पर बात हो रही है सबसे ऊंची चोटियों की। अब ध्यान रखिएगा क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल था और उसको पूछा किस ढंग में, तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा, इसको बिल्कुल सिंपल सा है ये। तो सबसे ऊंची चोटी है आपकी कौन सी? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है आपकी? 8,850 मीटर्स। कहाँ पर है यह? नेपाल में हो। ध्यान रखिएगा हर साल इसकी 2 mm साल इसकी बोल सकते हैं कि ऊंचाई बढ़ रही है। ध्यान रखिएगा, तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है कि ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? तो 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 15। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंगे जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? देखिए ओंगे जनजाति, इस पर ध्यान दीजिएगा। ओंगे जनजाति के लोग कहाँ पर रहते हैं? अंडमान निकोबार में, दादरा नगर हवेली में, दमन द्वीप में या लक्षद्वीप में। तो यदि हम ओंगे जनजाति की बात करें तो जो ओंगे जनजाति के लोग हैं वो रहते हैं आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। देखिए ओंगे या ओंज, इनका दूसरा नाम है ओंज। ये देखिए ओंजे या ओंग, ध्यान रखिएगा, ओंज या ओंगे जो जनजाति है ये अंडमान में रहती है। और जो लिटिल अंडमान है, ध्यान रखिएगा लिटिल अंडमान है, विशेष रूप से लिटिल अंडमान वाले क्षेत्र में रहती है और यहीं की यह जनजाति है। और ये याद होना चाहिए आपको। और अंडमान निकोबार द्वीप पे तो सारी जनजाति रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुके हैं। जारवा, सेंटिनली, बी, बलावा आदि प्रकार की जो जातीय जनजातियां हैं वो बिल्कुल याद कर लेगा। तो क्वेश्चन ये था कि ओंगे जनजाति के लोग किस द्वीप में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? तो वह है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 16। महाराष्ट्र की काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, इसका क्या कारण है? आपको बताना है कि जो महाराष्ट्र की काली मिट्टी है उसके क्षेत्र में जो कपास है उसको गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। इसका कारण यह है कि सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया है और गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। ये यहाँ पर बिल्कुल राइट है। देखिए जो गन्ने की फसल है उसका प्रतिस्पर्धा का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पर जो महाराष्ट्र है वहाँ पर जो सिंचाई सुविधाएं हैं, सिंचाई पानी की सुविधाएं, जल निकासी की सुविधाएं हैं वो वहाँ पर अधिक हैं। और काली मिट्टी में जल संचयन या जल धारण की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। और ह्यूमस की मात्रा भी उसमें क्या होती है? अधिक होती है, जो कि गन्ने के लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंस रखती है। इसलिए वहाँ पर अब सीधी सी बात है, जैसा क्लाइमेट होगा, जैसी मिट्टी होगी वहाँ पर उसकी फसल भी अधिक की जाएगी। इसलिए गन्ने की अब वहाँ पर बोल सकते हैं कि कपास के साथ साथ अब गन्ना भी वहाँ पर अधिक से अधिक उगाया जाना शुरू कर दिया गया है। और वहाँ का गन्ना बहुत ज़्यादा अधिक मीठा होता है। ध्यान रखिएगा वहाँ पर सुक्रास पाया जाता है। तो वहाँ की जो मिट्टी होती है और उसका जो बोल सकते हैं कि जो जलवायु है उस जलवायु के कारण उसमें अधिक से अधिक सुक्रास पाया जाता है, जो कि गन्ने के मीठे होने का एक कारण बनता है। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर है थर्ड वाला। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 17। इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? आपको पता है कपास, मूंगफली, मकई या सरसों। तो देखिए यदि हम खरीफ फसल की बात करें तो खरीफ फसल सबसे पहली बात होती क्या है? तो मैं आपको एक शब्द में बता दूं कि जो बरसात के मौसम में फसल होती है वो खरीफ की फसल होती है। मतलब जून से सितंबर, ध्यान रखिएगा जून से सितंबर में होने वाली जो फसलें हैं वह होती हैं आपकी खरीफ की फसलें। और यह सरसों, इसका राइट आंसर तो फिलहाल में सरसों है। और यह
इसको जब बोते हैं तो इसके समय बोते समय उच्च तापमान चाहिए, आर्द्रता की जरूरत होती है और पकने के समय शुष्क वातावरण की जरूरत होती है। जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, कपास हो गया, गन्ना हो गया, मूंगफली हो गई, मूंग हो गई, मकई हो गई। परंतु जो सरसों है, यह सरसों इस एक खरीफ की फसल नहीं है। कपास है, मूंगफली है, मकई है, परंतु सरसों एक खरीफ की फसल नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर सरसों किसकी फसल है, तो ध्यान रखिएगा सरसों है आपकी रबी की फसल। सरसों किसकी फसल है, आपकी रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 18। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। तो आपको याद होगा थोरियम के भंडार के लिए केरल को माना जाता है, बिल्कुल राइट आंसर है। विश्व का लगभग 1/3 थोरियम भारत के केरल स्टेट से मिलता है और भारत का लगभग 80% थोरियम केरल के तट से मिलता है। केरल का कौन सा तट है वो, तो केरल का है वो तट मालाबार तट। कौन सा तट है आपका, केरल का मालाबार तट है। यहाँ पर मोनाजाइट बालू में मिलता है जो लगभग 6 ppm तक होता है, ध्यान रखिएगा 6 ppm तक होता है। इसके अलावा यदि हम भारत में बात करें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल व बिहार में भी थोरियम पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि हम इंटरनेशनल स्तर पर देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है, ध्यान रखिएगा। और हमारे भारत में तो ही मिलता है। तो विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडारण केरल में है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 19। इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो अब सीधा से क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, वह कहा जाता है आपके कोयम्बटूर को कहा जाता है। कोयम्बटूर कहाँ है, कोयम्बटूर किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है तमिलनाडु को कहा जाता है। अब देखिए मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूती कपड़ा उद्योग का विकास अधिक से अधिक होता है। और जो मैनचेस्टर है वो कहाँ पर है, ब्रिटेन का शहर है। और ध्यान रखिएगा लंकाशायर, लंकाशायर ब्रिटेन, लंकाशायर ब्रिटेन, ब्रिटेन, ध्यान रखिएगा लंकाशायर ब्रिटेन ऐसा शहर है जो विश्व का केटोनोपोलिस शहर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कॉटन्स के जो उद्योग हैं वो सबसे अधिक विकसित हुए। और इसी के आधार पर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को भी कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा जो इंजीनियरिंग सिटी है, कोयम्बटूर को इंजीनियरिंग सिटी भी कहा जाता है। और भारत की पंप सिटी, ध्यान रखिएगा इंजीनियरिंग सिटी और पंप सिटी, ये दोनों आपकी कोयम्बटूर को कहा जाता है। और साथ में दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, एक सही जोड़ी दी गई है, आपको बताना है एक तरफ एक खनिज है और दूसरी तरफ है आपके स्थान, और आपको मिक्स करना है कि इसमें सही उत्तर को चुनना है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कोयला, कोयला पाया जाता है आपका गिरिडीह में, बिल्कुल सही स्थान दे रखा है। तांबा की बात करें तो तांबा पाया जाता है आपका अलवर में। यदि हम यदि हम तांबे की बात करें तो तांबा पाया जाता है आपका अलवर में। यदि मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज पाया जाता है आपका धारवाड़ में। और भूरा कोयले लिग्नाइट की बात करें तो वह पाया जाता है आपका जयकोंडम में। तो एक तरफ है आपके स्थान और एक तरफ है आपकी खनिज। तो खनिज में है आपका कोयला, स्थान गिरिडीह, तांबा आपका अलवर, मैग्नीज आपका धारवाड़ और भूरा कोयला आपका जिसको लिग्नाइट के नाम से भी जाना जाता है वह आपका जयकोंडम में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 21। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, ऐसा क्यों। तो अब आपको बताना है ऐसा क्यों कि समताप मंडल में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। इस परत में तापमान सम रहता है और इंजन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति, ये भी गलत हो गया। यह परत विमान भेदी शस्त्रों की मारक सीमा से बाहर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये भी गलत है। ये चौथा वाला सही लग रहा है कि यह परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। बिल्कुल देखिए समताप मंडल में बादलों का अभाव पाया जाता है, धूल कण व जलवाष्प भी नाम मात्र के पाए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो जेट विमान होते हैं उनको उड़ाने हेतु आदर्श जो माना जाता है वो समताप मंडल को ही माना जाता है, क्योंकि जो धरती की विभिन्न प्रकार की जो मौसमी क्रियाएं हैं वो धरती की लगभग 16 किलोमीटर की जो ऊंचाई है क्षोभ मंडल की जिसको कहा जाता है वहीं तक इसमें तय होती है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि समताप मंडल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो समताप मंडल एक बेस्ट मंडल माना जा सकता है विमानों की उड़ान के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 22। निम्नलिखित में से किन के बीच औसत दूरी खगोलीय एकक कहा जाता है। औसत दूरी के खगोलीय एकक कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी को ज्ञात होगा पृथ्वी व सूर्य, ध्यान रखिएगा पृथ्वी व सूर्य की जो औसत दूरी को क्या कहा जाता है, खगोलीय एकक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा पृथ्वी और सूर्य की बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। और एक खगोलीय एकक बराबर कितना होता है, तो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ध्यान रखिएगा 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, या बोल सकते हैं 1 AU। अब यहाँ पर AU क्या है, तो ध्यान रखिएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट,
एयू को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। एयू को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। तो क्वेश्चन सिंपल था कि इनमें से किसकी दूरी को किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पृथ्वी और सूर्य की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST और ग्रीनविच मीन टाइम GMT के बीच में कितना अंतर होता है? आप सभी को ज्ञात होगा कितना अंतर होता है? 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है। धनख्या कितने घंटे का अंतर होता है? लगभग आपका 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है। और यदि हम ग्रीनविच मीन टाइम अर्थात GMT की बात करें तो यह किस रेखा को मानते हैं? हम कौन सी रेखा को मानते हैं? तो वह आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानते हैं। और यह एक काल्पनिक रेखा और कहाँ से निकली है? लंदन इंग्लैंड के पास से होकर निकलती है। धनख्या जिसे प्रध्यान मध्यान्ह रेखा भी कहा जाता है। तो ऐसी चीज़ें कई बार पूछ चुके हैं कि कितना अंतर होता है, तो सीधा सा याद कर लिए, रख लीजिए इसको, 5 घंटे 30 मिनट। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 24। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा और जस्ता। तो पृथ्वी के गर्भ में यदि हम देखें सबसे अधिक दूसरे नंबर पर पाई जाने वाली यदि हम देखें तो वह है आपकी लोहा। बिल्कुल राइट आंसर इसका आपका क्या है? दूसरी आपकी लोहा। इसके पहले आपकी आती है ऑक्सीजन, सिलिकॉन या एल्यूमिनियम बोल दीजिए पहले नंबर पर, उसके बाद आती है आपकी लोहा, फिर आती है आपकी कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर आपका कैसा होगा? लोहा सबसे अधिक यहाँ पर 32%, फिर आएगा आप उसके बाद ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर मैग्नीशियम, फिर निकल। ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, दूसरी धातु कौन सी है? आपकी लोहा है। सेकंड नंबर पर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट कौन सी है? तो फर्स्ट है आपकी एल्यूमिनियम। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट कौन सी है आपकी, माफ कीजिएगा, प्रथम कौन सी है आपकी? फर्स्ट आपकी एल्यूमिनियम है और सेकंड कौन सी है आपकी? लोहा है। तो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है और इसका आंसर भी आपको बता दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? आपको बताना है कि रूपांतरित चट्टानों की जो उत्पत्ति है वो किन चट्टानों से होती है? तो वो होती है आपकी आग्नेय तथा तलछटी दोनों में। ध्यान रखिएगा, आग्नेय तथा तलछटी दोनों में होती है। देखिए, जो कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें होती हैं ये आग्नेय और अवसादी के रूपांतरण से ही निर्मित होती हैं। जिसका अर्थ क्या होता है? रूप का रूपांतरण मतलब क्या होता है? रूप में परिवर्तन। रूप में परिवर्तन जब होता है जब चट्टानों में अधिक ताप, अधिक भार, अधिक दाब के कारण जो अग्नेय हैं, अवसादी तलहटी चट्टानें हैं, ये उसमें चेंजेज हो जाती हैं, उनका रूप का परिवर्तन हो जाता है। ध्यान रखिएगा। और जो रूपांतरित चट्टान होते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें एक विशेषता होती है कि इसमें जीवाश्म बिल्कुल ना के बराबर पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इनमें बिल्कुल ना के बराबर पाए जाते हैं। जैसे कि आपने स्लेट, सिस्ट, क्वार्ट्जाइट, संगमरमर, ये विभिन्न प्रकार की नीस, ये विभिन्न प्रकार की जो चट्टानें हैं वो इसी कारण बनती हैं और इनमें जीवाश्म बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 26। एशिया की विशाल नदी मेकोंग निम्नलिखित देशों में नहीं बहती? चीन, मलेशिया, कंबोडिया या लाओस। तो देखो, मेकांग नदी की यदि बात की जाए तो मेकांग नदी जो है आपकी, यदि हम मेकांग नदी की बात करें तो जो मेकांग नदी है वो तिब्बत, दक्षिण चीन के ऑर्डस मरुस्थल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मेकांग नदी आपके चीन जो ऑर्डस मरुस्थल है, धाकी का दक्षिणी चीन है, उसके जो ऑर्डस मरुस्थल है वहाँ से निकलती है। तो ये कहाँ होते हुए निकलती है? धानकी का कोराट पत्थर होते हुए म्यांमार जाती है, म्यांमार का जो लाओस जाती है, कंबोडिया जाती है, परंतु मलेशिया नहीं जाती है। धानकी का मलेशिया यह नहीं जाती है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका कि भैया जो नदी है मेकांग नदी है ये कहाँ से नहीं निकलती है? तो ये नहीं निकलती आपकी मलेशिया से नहीं निकलती है। तो सही उत्तर इसमें कौन सा दे रखा है? मलेशिया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 27। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किस से शुरू हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल से, अर्थ शिखर सम्मेलन से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से या G8 शिखर सम्मेलन से? तो देखिए, जिसका जो सही उत्तर है वो है आपका क्योटो प्रोटोकॉल से। ध्यान रखिएगा, जो सही उत्तर कौन सा आपका? क्योटो प्रोटोकॉल से। देखिए, जब 1997 की हम बात करें तो 1997 में हुआ था आपका क्योटो। पहली बात है क्योटो कहाँ पर है, इसको रेड कर लेते हैं हम। ये देखिए, क्योटो कहाँ पर है? तो क्योटो जो है वो सम्मेलन हुआ था आपका जापान के शहर, ध्यान रखिएगा, क्योटो कहाँ पर आपका? जापान में स्थित है। और ये हुआ था 1997 में UNFCCC का 5वां, ध्यान रखिएगा, UNFCCC का 5वां सम्मेलन था जिसमें कार्बन क्रेडिट की अवधारणा दी गई थी। और यह कहा गया था कि जो सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जित करने वाले जो देश हैं वो लगभग 2012 तक कार्बन उत्सर्जन में कम से कम 5.2% की कमी लेके आए। ध्यान रखिएगा, इसमें कमी लेने की बात इन्होंने
माफ़ कीजिएगा, इन्होंने कही थी। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर है आपका 27 का फर्स्ट वाला कि कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ, तो वह हुआ था आपका क्योटो प्रोटोकॉल से। यदि हम क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ा और डिटेल देखें तो इसको मेरे हिसाब से बहुत रह चुका है, और क्योटो प्रोटोकॉल बराबर होता रहता है। 1987 में भी हुआ था मॉन्ट्रियल में, और काय के लिए होता है, कार्बन उत्सर्जन वगैरह इन चीज़ों के लिए होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 28। विश्व का, क्वेश्चन नंबर हम 28 की बात करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील, अमेरिका, भारत या जापान? आप सभी को ज्ञात होगा कि विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है, आपका भारत है। और भारत दूध उत्पादन की श्रेणी में लगभग 2000 ईस्वी से ही विश्व में सबसे अग्रणी स्थान में है, जिसमें हम देखें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये सभी के सभी बोल सकते हैं स्टेट जो हैं वो दूध उत्पादन में कहीं ना कहीं अधिक से अधिक क्रम में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दूध उत्पादन भारत का प्रथम स्थान है। इसी के साथ साथ यदि हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर आपका है 29। किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी प्रजाति है जिसकी सर्वाधिक संख्या है। निग्रोइड, मंगोलॉयड, ऑस्ट्रेलॉयड या कॉकेशियाई? तो इसका जो सही उत्तर है वो आता है आपका मंगोलॉयड। देखिए, मानव प्रजाति की यदि बात करें तो मानव प्रजाति की कुल 4 प्रजाति हैं, जिसमें सबसे अधिक हैं मंगोलॉयड के। ध्यान रखिएगा, मंगोलॉयड को इनको बोलते हैं हम एशिया में रहने वाले लोग, या इनको बोलते हैं एशियंस। तो मंगोलॉयड को एशियन भी कहा जाता है, और ये लोग मुख्य रूप से एशिया या पूर्वी उत्तरी एशिया में ही निवास करते हैं। देखिए, थोड़ी सी और इसकी अलग डिटेल देख लेते हैं। तो निग्रोइड की बात करें तो निग्रोइड जो अफ्रीका और दक्षिण एशिया में निवास करते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलाइड की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलाइड वाले जो हैं ये आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या प्रशांत महासागर का जो आसपास के द्वीप है वहाँ पर निवास करते हैं। और कॉकेशाई की बात करें तो कॉकेशाइज जो होते हैं अमेरिका वाले क्षेत्र में रहे आपको देखने को मिलेंगे। और यदि हम सदस्यों की घटते क्रम में देखें तो सबसे पहला कौन सा आएगा आपका घटते क्रम में, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे प्रथम आपको बता ही चुका हूँ, मंगोलायड फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड हो जाएगा आपका काकेशियाई, सेकंड आपका। थर्ड हो जाएगा आपका निग्रोइड, और फोर्थ हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलाइड। ध्यान रखिएगा, ये इसके सही उत्तर हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 संविधान से संबंधित है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि यह एक शुभ दिन था? नहीं। इस तिथि को 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? नहीं। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था? ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। देखिए, जो रावी नदी के तट के किनारे कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और जिसके समय अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। दाने के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और 30 जनवरी 1930 को उन्होंने पूर्ण स्वाधीनता दिवस, ध्यान रखिएगा, 30 जनवरी 1930 को उन्होंने पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय भी लिया था। और इस दिन लोगों को महात्मा गांधी द्वारा जो इस दिन का जो लोगो था उसको महात्मा गांधी द्वारा तैयार किया गया था, और लोगो क्या था? हम आपका पूर्ण स्वराज शपथ का वचन लेना था। ध्यान रखिएगा, इसलिए आप बोल सकते हैं कि इसी के आधार पर जब भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया और जब भारत का नया संविधान तैयार हुआ तो 26 जनवरी को ही उसको लागू किया गया, और इसी दिन हम वर्तमान में आज उसे गणतंत्र दिवस के रूप में भी हम उसको मनाते हैं। तो राइट आंसर इसका 1930 वाला। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 31। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के बारे में पूछा है कि किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो आपको ज्ञात होगा कहाँ से लिए गए हैं यह लिए गए हैं आपके आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से लिए गए हैं? आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। डीपीएसपी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ यदि हम अदर की बात करें, जैसे कि अमेरिका, यदि देखिए हम अमेरिका से हमने क्या लिया है, तो अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया है। यदि ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से हमने लिया है संसदीय प्रणाली व्यवस्था, विधि का शासन, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनात्मक व्यवस्था। कनाडा की बात करें तो कनाडा से केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियाँ, उनका वितरण, अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र में विधान, ये सारी चीज़ें हमने अदर देशों से ली गई हैं। तो ये तो याद होना चाहिए आपको। पर क्वेश्चन ये था कि नीति निर्देशत्व डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं, तो डीपीएसपी लिए गए हैं आपके आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से लिए गए? आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध किया गया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में घूमने बसने का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, या संवैधानिक निराकरण का अधिकार। तो देखिए, जो भारत में जो कुल मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार नागरिक हैं, उनके सहित जो गैर नागरिक हैं, विदेशी हैं, उनको संवैधानिक निराकरण का भी अधिकार वहाँ पर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, संवैधानिक
निराकरण का भी अधिकार वहाँ पर दिया गया है। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर। जैसे कि मान के चलिए विधि के समक्ष समता है, बिल्कुल है, अनुच्छेद 14 जो हमारा है। अनुच्छेद 20 में दे रखा है संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ये भी दिया गया है। अनुच्छेद 21 में दे रखा है, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 24 दे रखा है, माफ कीजिएगा 22 नहीं दे रखा है, 23 24 दे रखा है, 25 26 27 28 भी दे रखा है। ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। विदेशी नागरिक के लिए भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो इसको याद करना अति आवश्यक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 33। प्रधानमंत्री को लोकसभा द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, या लोकसभा में बहुमत प्राप्ति द्वारा नामित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 खंड 1 आर्टिकल 75 के खंड 1 की बात करें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। परंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति कौन सी है? विवेकनीय शक्ति नहीं है। ध्यान रखिएगा, विवेकनीय शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। जो लोकसभा में बहुमत दल का दल होता है उसी वो फिर उनके हिसाब से प्रधानमंत्री का नाम देते हैं और राष्ट्रपति फिर उसको नियुक्ति दिलाता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा करते हैं, प्रधानमंत्री चुनने का दावा करते हैं और प्रधानमंत्री लोकसभा से चुना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। वैसे राज्यसभा से भी चुना जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, परंतु राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है अनुच्छेद 75 का 1। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 34। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाए जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति में प्रयोग में पड़े कोई अड़चन ना हो और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? ध्यान रखिएगा, किस अनुच्छेद में दे रखा है? अनुच्छेद 257 में दे रखा है। ध्यान रखिएगा, चारों अनुच्छेद देख लीजिए आप। इसका राइट आंसर है आर्टिकल 257। आर्टिकल 257 की थोड़ी डिटेल की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, जो अनुच्छेद 257 है उसमें प्रत्येक राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि जो केंद्र की या संघ की कार्यपालिका शक्ति है उसमें कोई भी प्रकार से अड़चन ना हो या उसमें कोई भी मतभेद ना हो। यह अनुच्छेद इसी के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 257। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो देखिए, लोक लेखा जो समिति है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है आपके लोकसभा के स्पीकर को। ध्यान रखिएगा, किसको करती है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है, और ये आपको याद होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, इसे लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, किसकी बहन? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम सदस्यों की बात करें तो इसमें लोकसभा लोक लेखा जो समिति होती है, ध्यान रखिएगा, इसमें सदस्य होते हैं टोटल आपके 22, जिसमें होते हैं आपके 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य होते हैं आपके राज्यसभा के। ध्यान रखिएगा, 15 + 7 का रहता है, इसमें 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य आपके राज्यसभा से रहते हैं। और लोक लेखा समिति में टोटल कुल सदस्य कितने हैं? 22 सदस्य रहते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन आपका 36। किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति कब मिलती है? आपको बताना है। जब मतदान का 5% प्राप्त होता है? नहीं। सभी चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़ता है? नहीं। 4 से अधिक राज्यों में सत्ता प्राप्त करता है? नहीं। 4 राज्यों में हुए मतदान का 6% मत प्राप्त करता है? ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, बिल्कुल इसमें सही दे रखा है कि 4 राज्यों में हुए मतदान का लगभग 6% यदि मत प्राप्त हुआ हो तो वह बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय दर्जा उसको मिल जाता है। वर्तमान में यदि हम देखें तो वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में 7 राजनीतिक दल हैं, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, बहुजन पार्टी, और एक है आपकी एनसीपी जिसको बोलते हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एक है आपकी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जिसको बोलते हैं एआईटीसी। तो याद होना चाहिए आपको साथ के साथ नाम। तो राइट आंसर इसका 4th वाला। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 37। पंचायत समिति के सदस्य, ध्यान रखिएगा, पंचायत समिति के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, पंचायत के सदस्य द्वारा, जिला अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, या खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। देखिए, पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जो 73, ध्यान रखिएगा, 73 का जो संविधान संशोधन है जो 1952 में आया था, उसमें कहा गया था कि पंचायत समिति का उस राज्य में गठन नहीं किया जाएगा जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम हो। ध्यान रखिएगा, 20 लाख से कम हो। और यदि पंचायती राज की वो थोड़ी बात हो ही रही है तो ध्यान रखिएगा, जो पंचायती राज है वो राज्य सूची का विषय है और इसमें लगभग 29 विषयों को दिया गया है अलग से। और अभी 11वीं अनुसूची भी इसमें जोड़ दी गई थी, 243(6) वाला, वो जरूर पढ़ लीजिएगा आप इसको। तो ग्राम पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 38। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? समाजवादी,
मिश्रित, गांधीवादी या स्वतंत्र? तो देखिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है, जिसमें सार्वजनिक से लेकर निजी क्षेत्र का भी अस्तित्व दिया गया है, इसलिए इसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कारण इसमें दोनों का ही बोल सकते हैं अस्तित्व है, इसलिए इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 39। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? आपको बताना है जो भारत में मुद्रास्फीति की दर की माप है वो किस आधार पर होती है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, या श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका दूसरा वाला है, थोक मूल्य सूचकांक। ध्यान रखिएगा, भारत में मुद्रास्फीति दर की जो माप होती है वो थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर होती है। थोक मूल्य सूचकांक होता है आपका WPI। ध्यान रखिएगा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? WPI होता है। और ध्यान रखिएगा, ये इसका जो प्रकाशन होता है वो भारत सरकार का जो आर्थिक सलाहकार है और जो उद्योग मंत्रालय द्वारा लगभग 23 मस्तों के लिए किया जाता था। ये आपको याद होना चाहिए थोक मूल्य सूचकांक के बारे में, और बहुत इंपॉर्टेंट था ये उस समय। तो ध्यान रखिएगा, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप आज भी थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर ही की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 39 के बाद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 40। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित टैक्स वेट, ध्यान रखिएगा मूल्य वर्धित टैक्स को क्या बोलते हैं? वेट, लागू हुआ था? झारखंड, दिल्ली, हरियाणा या गोवा? ध्यान रखिएगा, वेट लगाने वाला जो सबसे पहला राज्य था वह था आपका हरियाणा, जिसने लगाया था 2003 में। ध्यान रखिएगा, 2003 में वेट लगा दिया था, जिसको बोलते हैं मूल्य वर्धित कर, और ये लगाया था हरियाणा स्टेट ने लगभग 2003 में सबसे पहले। ध्यान रखिएगा, यदि हम वेट की बात करें तो जो वेट है वो 1981 में बनाया गया था, 1981 में बना दिया गया था, परंतु इसको संशोधित किया गया था 1986 में, इसे संशोधित किया गया था और लगभग 2000 से इसे लागू कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेट लगाने के लिए एक समिति बनाई गई थी, उस समिति का नाम याद होना चाहिए आपको, असीम दाब गुप्ता समिति के आधार पर बनी थी वो समिति, याद रख लीजिएगा आप इसको। तो वेट लगाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आप सभी को ज्ञात हो गया होगा, हरियाणा वेट लगाने वाला प्रथम राज्य था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 41। किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होगा? आपको बताना है, वायु में, जल में, हाइड्रोजन में या निर्वात में? तो देखिए कोई भी पिंड हो उसका अधिकतम जो भार होगा वो होगा आपका निर्वात में, बिल्कुल, क्योंकि निर्वात फिर हाइड्रोजन फिर वायु फिर जल, क्योंकि निर्वात में कोई बल, घर्षण बल नहीं लगता है, जिसके कारण पिंड का जो भार होता है वो अधिकतम होता है। ये बात आप ध्यान रखिए। हाइड्रोजन यदि जल और वायु में देखें तो उसमें घर्षण होता है, जिसका कारण उत्प्लावन बल भी लगता है, जिसमें उसमें कमी आती है, परंतु निर्वात में पिंड का भार अधिकतम निर्वात में ही रहेगा। ध्यान रखिएगा, किस में रहेगा? निर्वात में ही रहेगा। तो इसका राइट आंसर आपका फोर्थ वाला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 42। डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षा हेतु प्रथम प्रयुक्त अंतर्दर्शी एंडोस्कोप प्रकाशन के किस पर निर्भर करता है? परावर्तन पर, प्रकीर्णन पर, अपवर्तन पर, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे? तो देखिए क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम कि डॉक्टर द्वारा जो रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षा में प्रथम प्रयुक्त अंतर्दर्शी एंडोस्कोप का उपयोग किया जाता है, वो किसके ऊपर चलता है? तो वो चलता है आपके प्रकीर्ण सॉरी माफ कीजिएगा, वो चलता है आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किसका आधार पर चलता है? वो आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करता है। ध्यान रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करता है। देखिए पेट या शरीर में जो आंतरिक भागों की जानकारी होती है उसके लिए एंडोस्कोपी का उपयोग किया जाता है, और ध्यान रखिएगा जिसमें प्रकाश तंतु का उपयोग किया जाता है। और यह एक गैर सर्जिकल मतलब एक गैर सर्जिकल प्रक्रिया है, जिसमें जो आदमी है उसकी जीव की पाचन जो प्रणाली है उसकी जांच की जाती है। और एक लचीली नली का जो प्रकाश या कैमरा लगा होता है जिसकी जो अपने गले से उसको डाल देते हैं उसको, जिसके आधार पर कलर टीवी में, मॉनिटर में विभिन्न प्रकार का जो पेट में चीज़ है उनको देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ याद होना चाहिए आपको। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर है आपकी, ध्यान रखिएगा एंडोस्कोपी, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 43। परम शून्य ताप क्या है? आपको बताना है परम शून्य ताप क्या है। तो परम शून्य ताप की यदि बात करें तो किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु, सैद्धांतिक रूप में न्यूनतम संभव तापमान, वह तापमान जिस पर पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं, या वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ राष्ट्रीय प्रावस्था में होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह आपका दूसरा वाला है कि सैद्धांतिक रूप में न्यूनतम संभव तापमान ही परम ताप कहा जाता है। बिल्कुल, देखिए सैद्धांतिक रूप से जो न्यूनतम संभव तापमान होते हैं उनको ही परम ताप माना जाता है, और यह लगभग 0 डिग्री केल्विन के आधार पर इसको कह सकते हैं, और इन्हें व्यवहारिकता रूप में बिल्कुल भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, परंतु इसे केल्विन और रैंकिंग स्केल पे मापा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, परम शून्य ताप को हम केल्विन और रैंकिंग स्केल पर माप सकते हैं, और यह सैद्धांतिक रूप में न्यूनतम संभव तापमान इसकी डेफिनेशन के रूप में आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आपका 44।
बर्फ से जमी तेल के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, ऐसा क्यों? मछलियां नेत्रपापी होती हैं। मछलियां बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती हैं। झील की तली पर जल नहीं जाना पाता है। बर्फ ऊष्मा का उत्तम चालक है। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका थर्ड वाला है। देखिए, अत्यधिक जाड़े के समय जो होता है उसमें होता है क्या, जो झील का जो ऊपरी भाग है वो जम जाता है, परंतु जो निचला तापमान है वो लगभग 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं गिरता। ध्यान रखिएगा, जिसमें जो वहाँ के जीव जंतु जैसे मछली वगैरह हैं ये आसानी से जिंदा रह पाते हैं, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर भी जल का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण जो तापमान होता है वो विपरीत प्रभाव लगाता है। ध्यान रखिएगा, वो बल्कि विपरीत बल देता है, इसलिए उसके कारण वहाँ पर जो जीव जंतु है, जो मछलियाँ हैं वो जीवित रहती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिप्सम या आप बोल सकते हैं लिमोनाइट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका जिप्सम। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सही उत्तर दे रखा है आपका जिप्सम। देखिए, हेमेटाइट और लिमोनाइट की बात करें हम, तो हेमेटाइट और लिमोनाइट लोह अयस्क के प्रकार हैं। और यदि हम बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? आपका आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। ध्यान रखिएगा, बॉक्साइट किसका अयस्क है? आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। और ध्यान रखिएगा, आपको बता ही चुका हूँ, जिप्सम में आपका कुछ भी जिप्सम इसके अंतर्गत नहीं आता है, धातु खनिज के अंतर्गत जिप्सम नहीं आता है। तो ये थे आपके 2010 की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नोत्तर। तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।